नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? सभी को राम राम। क्लास का टाइम हमने कोशिश की है थोड़ा सा बदलने की, देखते हैं कितना कारगर सिद्ध होता है। आप सबको महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, राम राम, सभी को राम राम। एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर लग रही है सर, रिस्टार्ट करो। अरे कोई नहीं, अब आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब आ गए हैं। अब आराम से अपनी क्लास, आराम से आनंद लीजिएगा क्लास का, ठीक है। थोड़ा आने में यूं कहें क्लास थोड़ा सा लेट हो गई निर्धारित समय से, असुविधा के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन क्लास को शेयर कीजिएगा। अभी आपने क्लास को प्रॉपर रूप से शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर कीजिएगा, फटाफट से शेयर कीजिएगा। और याद रखें, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फटाफट से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं भाई, फटाफट क्लास को शेयर करते रहें। तो कल अपन ने बात कर ली थी जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, इस स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर अपन ने चर्चा की थी। और स्वतंत्रता के मूल अधिकार के संदर्भ में अपन ने बहुत डिटेल से पढ़ा था। और एक प्रकार से यूं कहें, चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा में अपन परीक्षार्थी बनकर के शामिल हो, निश्चित रूप से क्वेश्चंस उस क्लास से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। आज अपन बात करेंगे, जैसा कि माफ करना, समानता का मूल अधिकार अपन ने कल पढ़ा था। आज जैसा कि अपन बात करेंगे स्वतंत्रता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार। देखें, स्वतंत्रता के मूल अधिकार की अपन बात करें तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लेख है यह अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर देखें, जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार नागरिकों के लिए किस प्रकार से हितकारी है, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान करता है, किस प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल करता है, तथा साथ में गिरफ्तारी के विरुद्ध किस प्रकार की संरक्षण अपने को प्रदान करता है, अपराध के विरुद्ध कैसा संरक्षण प्रदान करता है। इन सब पहलुओं पर आज की क्लास में अपन बारीकी से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले फटाफट से क्लास को शेयर कीजिएगा। क्लास को अभी आपने शेयर नहीं किया, फटाफट से क्लास को शेयर कीजिएगा। अब देखें, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। सबसे पहले देखें, अपन बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। तो अनुच्छेद 19 में किसका उल्लेख किया गया है? और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उन विषय पर अपन बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। अब पहला सवाल तो यहां पर यह आता है
कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है। साथ में अनुच्छेद 19 में मूल रूप से कितनी स्वतंत्रताएं थी और वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं। दोस्तों, इन सब पर अपन बारीकी से बात करते हैं। अनुच्छेद 19 में मूल रूप से अपन बात करें तो कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। मूल रूप से अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। यानी मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं थी। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। जबकि वर्तमान की अपन बात करें तो वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। वर्तमान में कितनी है? 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 19 में। अब सवाल ये आता है कि जो स्वतंत्रताएं पहले 7 थी अब 6 हुई है, तो निश्चित रूप से यहां पर एक अमेंडमेंट हमने किया है, एक संशोधन अपन ने किया है और उस संशोधन के तहत इन स्वतंत्रताओं को अपन ने क्या किया है? समाप्त किया है एक स्वतंत्रता को। सबसे पहले अपन उस अमेंडमेंट की बात कर लें, उस संशोधन की बात कर लें जिसके द्वारा स्वतंत्रता खत्म की गई है। तो याद रखिएगा, एक संविधान संशोधन आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। याद रखिएगा कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) में वर्णित, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) में वर्णित संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी, इस संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त किया गया। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(च) में वर्णित जो संपत्ति की स्वतंत्रता है, ये संपत्ति की स्वतंत्रता क्या हो गई है? समाप्त कर दी गई है। याद रखिएगा, संपत्ति का जो मूल अधिकार था, ये संपत्ति का मूल अधिकार तो संविधान के अनुच्छेद 31 में था। उस संपत्ति के मूल अधिकार को हमने कानूनी अधिकार का दर्जा दिया है अनुच्छेद 300(क) में। कौन से में? अनुच्छेद 300(क) जोड़ करके उसे कानूनी अधिकार का अपन ने दर्जा दे दिया। लेकिन यहां पर संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी, इस संपत्ति की स्वतंत्रता को हमने क्या किया है? समाप्त किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में जो संपत्ति की स्वतंत्रता है, यह अनुच्छेद 19(1)(च) में थी, जिसे पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जो संपत्ति का मूल अधिकार था, इसे मौलिक अधिकारों से निकालकर कहां ले गए अपन? कानूनी अधिकारों में ले गए। लेकिन संविधान संशोधन दोनों ही जगह कौन सा बोला जाएगा? 44वां संविधान संशोधन बोला जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये मुख्य प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले अपन बात करें कि अनुच्छेद 19 में जो वर्तमान में स्वतंत्रताएं वर्णित हैं, ये स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? दोस्तों याद रखिएगा, इन स्वतंत्रताओं को अपने को क्रम से याद रखना है। इन स्वतंत्रताओं को क्रम से याद रखना है। च तो अपन लिखेंगे नहीं, क्योंकि च के संदर्भ में तो अपन ने क्या पढ़ा है कि अनुच्छेद 19(1)(च) में वर्णित संपत्ति की स्वतंत्रता को हमने पूरी तरह से क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। तो जब संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, तो निश्चित रूप से उसके कर्म जिस स्थान पे था, उसे अपन ने डिलीट सा कर दिया है। अंग्रेजी में च के स्थान पर एफ याद रखिएगा। कौन सा? एफ याद रखिएगा। जबकि हिंदी में जब आप के गढ़े में उसे प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप च याद रखिएगा। सबसे पहले देखें, मौलिक अधिकारों में अपन बात करें, सर्वप्रथम प्रतिबंधित होने वाला जो मौलिक अधिकार है,
ये सर्वप्रथम प्रतिबंधित होने वाला जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? सबसे पहले प्रतिबंधित होने वाला मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 ही है। ठीक है, स्वतंत्रताएं जो है ये सबसे पहले प्रतिबंधित की जाती हैं। कोई भी नागरिक है अगर उससे अनुच्छेद प्रतिबंधित करने वाली बातों की बात करें तो सबसे पहले प्रतिबंधित होने वाला भाग ही कौन सा है? सबसे पहले प्रतिबंधित होने वाला भाग यानी प्रावधान है ये अनुच्छेद 19 ही है। अब बात करें अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी बातें शामिल हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें पहली बात शामिल की गई है, वो पहली बात कौन कौन सी है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहली बात कौन सी है? पहली बात है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो ये विचार और अभिव्यक्ति, यहां दो शब्द हैं दोस्तों, एक विचार है तो दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति है। सबसे पहले मैं बात करूं विचार की, तो जैसे मान लीजिएगा अभी आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आप आयोजित करवा रहे हैं, ये आपका क्या है? विचार है। लेकिन मैं बात करूं अभिव्यक्ति की, तो यह अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, विरोध करना अभिव्यक्ति की आजादी है। ध्यान से सुने, विरोध करना क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हड़ताल करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, विरोध करना क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हड़ताल करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अब आप मुझसे कहेंगे कि जनाब डॉक्टर से हड़ताल करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी हो या मंत्रालय के कोई कर्मचारी हो, या फिर अपन देखते हैं डॉक्टर्स की बात करें स्वास्थ्य विभाग में, चाहे नर्सेज हो या फिर डॉक्टर हो, ये हड़ताल करते हैं। और इधर आप कह रहे हैं कि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी में आपको विरोध करने का अधिकार तो देता है, लेकिन हड़ताल करने की आजादी का अधिकार नहीं देता। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं तो देखिए, वसुंधरा सरकार जब अंतिम समय थी 2018 में, तो उस समय जो डॉक्टर थे उन्होंने हड़ताल की थी। जब डॉक्टर हड़ताल पे थे तो उसी दौरान आपने देखा कि सरकार ने उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, उन पे मुकदमे लगाना शुरू कर दिया। दूसरा, उन्होंने हड़ताल शब्द भले ही मीडिया ने काम में लिया हो, प्रिंट मीडिया ने काम में लिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने काम में लिया हो, लेकिन उन्होंने एक शब्द काम में लिया, सामूहिक अवकाश। कौन सा? सामूहिक अवकाश शब्द काम में लिया, क्योंकि जब विभिन्न नियमावली की अपन बात करें तो एक ही चीज निकल करके आती है, चाहे किसी भी क्षेत्र के कर्मचारी क्यों ना हो, विरोध करने का अधिकार होगा। विरोध करना क्या है? अभिव्यक्ति होगी, लेकिन हड़ताल करना उन्हें नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस लाइन से जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस कैसा आया हुआ है, पहले वो सुन लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपन बात करें तो सबसे पहली लाइन अपन कह सकते हैं कि जो सूचना का अधिकार है, ये सूचना का अधिकार किसमें शामिल है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सूचना का अधिकार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। कौन सा अधिकार? सूचना का अधिकार है, ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। दूसरा अपन बात करें तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की आजादी शामिल है। किसकी? प्रेस की आजादी, यानी मीडिया की जो स्वतंत्रता है, ये मीडिया की स्वतंत्रता किसमें शामिल है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। तीसरा अपन बात करें तो प्रत्येक नागरिक को पूरे सम्मान के साथ घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है, यानी कि अपन कह सकते हैं
कि जो अटल जी की सरकार के समय जो संशोधित ध्वज संहिता सामने आई थी, ये संशोधित ध्वज संहिता भी किसमें शामिल है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। दोस्तों, यह खास बात जो याद रखने योग्य है वो ये है कि यह संशोधित ध्वज संहिता कैसे अस्तित्व में आई, उस बात पर भी अपन गौर करें। तो देखिए, हरियाणा के एक सांसद थे नवीन, हरियाणा के सांसद नवीन अमेरिका पढ़कर के आए थे और वहां उन्होंने देखा कि प्रत्येक अमेरिकी नागरिक को यह अधिकार है कि वह पूरे सम्मान के साथ अपने घरों पर जो राष्ट्र ध्वज है अमेरिका का, उस राष्ट्र ध्वज को फहरा सकता है। प्रत्येक अमेरिकी नागरिक को ऐसा अधिकार दिया गया है। तो ठीक उन्होंने वैसी ही मांग भारत की जब पार्लियामेंट में वो चुने गए, तो ठीक ऐसी ही मांग उन्होंने पार्लियामेंट में उठाई। तो उस समय देश में अटल जी की सरकार थी और अटल जी की सरकार ने संशोधित ध्वज संहिता पारित कर दी। उसके बाद हमें यह अधिकार मिल गया, देश के आम नागरिक को यह अधिकार मिल गया कि वो पूरे सम्मान के साथ अपने ही घरों पर राष्ट्र ध्वज को फहरा सकता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करें तो पहली तो हो गई विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अरे अभी भी नहीं समझे तो आप सीधा सीधा मान लीजिएगा, गांव में किसी से बेहद प्रेम करते हैं, आप क्लास में किसी भी अपने जो सहपाठी है उससे बेहद प्रेम करते हैं, या कक्ष में पढ़ाने वाले अध्यापक या मैडम से आप बेहद प्रेम करते हैं, यह आपका क्या है? विचार है। लेकिन बहुत सी बार आप उस प्रेम के चक्कर में अपना पूरा प्रपोजल उनके सामने रख देते हैं, पूरा मतलब बायोडाटा उनके सामने रख देते हैं कि देखो मैं आपके साथ ऐसा ऐसा करने का प्रस्ताव रखता हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा इस दुनिया में। तो ऐसी स्थिति में सामने वाला इस बात का विरोध करता है कि मुझे आपसे ऐसे रिश्ते नहीं बनाने। तो ऐसी स्थिति में वो तभी मना करेगा जब उसे कौन सी आजादी प्राप्त होगी? अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त होगी। कौन सी? अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त होगी। दूसरा यहां पर देखें, दूसरी स्वतंत्रता कौन सी है? बार बार कह रहा हूं, कर्म से याद रखना है इन्हें। पहली कौन सी है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरी की अपन बात करें तो दूसरी स्वतंत्रता कौन सी आती है? दूसरी स्वतंत्रता में आता है सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। दूसरी कौन सी है? सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। लेकिन यहां पर जिस सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात की गई है उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि आपके सभा या सम्मेलन करने से अगर नागरिक मूल्यों को किसी भी प्रकार का खतरा में होता है, आपके सभा या सम्मेलन करने से नागरिक मूल्यों को किसी प्रकार का खतरा होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर सभा या सम्मेलन की इजाजत नहीं मिलेगी। कई बार आप देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा विभिन्न जनसभाओं को इजाजत नहीं दी जाती। प्रशासन के द्वारा नागरिक मूल्यों को ध्यान में रख करके विभिन्न जो कार्यक्रम है इन पर रोक लगा दी जाती है। वो रोक क्यों लगती है? वो रोक इसलिए लगती है कि उस कार्यक्रम के आयोजित होने से, उसे कार्यक्रम के आयोजित होने से उस स्थान पर रहने वाले या किसी अन्य स्थान पर कोई समुदाय रहने वाला हो या कोई नागरिक समूह रहने वाला हो, तो उसके अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए या उनके हितों की रक्षा तो हमें उनके सभा व सम्मेलन पे क्या लगा देते हैं? रोके लगा देते हैं। तो सभा व सम्मेलन की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, बिना किसी हथियार के या बिना किसी हिंसा की संभावना के वो सभा व सम्मेलन होना चाहिए। तीसरा, यहां पर तीसरी स्वतंत्रता आपके लिए महत्वपूर्ण है, और तीसरी स्वतंत्रता में क्या है? तीसरी स्वतंत्रता में सीधा सीधा है कि संघ व परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ व परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता, और संघ व परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता की अपन बात करें तो संघ और परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता से यहां क्या तात्पर्य है?
इसमें सीधा सीधा याद रखिएगा, इस लाइन का मतलब सीधा सीधा आपको एक लाइन से याद रखना है, और वो लाइन कौन सी है? वो लाइन है कि अपने को सहकारी समिति स्थापित करने की आजादी होगी। कौन सी? सहकारी जो समितियां हैं, ये सहकारी समिति स्थापित करने की स्वतंत्रता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहां से प्रश्न आता है, और यहां से प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकारों में सहकारी समितियां स्थापित करने की स्वतंत्रता संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, वर्तमान परिदृश्य की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान जो प्रतियोगी परीक्षा का जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में इस तकनीकी लाइन को याद रखिएगा। यहां संघ और परिसंघ बनाने का सीधा सीधा मतलब है कि अपने को सहकारी समिति स्थापित करने की क्या होगी? आजादी होगी। दोस्तों, यहां सहकारी समिति की जो बात अपन कर रहे हैं, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं हुआ करती थी। यहां इस सहकारी समितियों के संदर्भ में जो प्रावधान किए गए हैं, जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, वो किस संविधान संशोधन द्वारा, जो 97वां संविधान संशोधन है, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में किया था। हालांकि उसे 2012 में लागू किया गया था। इस 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा प्रावधान किए गए। किसके द्वारा? 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा किसके संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, सहकारी समितियों के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। सहकारिता को संवैधानिक जो मान्यता दी गई है, ये संवैधानिक मान्यता 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ही प्रदान की गई है। दूसरी बात याद रखिएगा, इस 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारिता से संबंधित एक भाग जोड़ा गया संविधान में, और वो भाग कौन सा था? वो भाग था भाग 9ख। भाग 9ख का सीधा सीधा संबंध किससे है? सहकारिता से है। और इस भाग 9 को भी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ही। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ही भाग 9ख जोड़ा गया, जिसका सीधा सीधा संबंध क्या है? सहकारी समिति है। दूसरी बात याद रखिएगा, मैंने यहां जिस सहकारी समिति शब्द की बात की है, यह शब्द कौन सी सूची का विषय है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सहकारिता है, ये सहकारिता राज्य सूची का विषय है। सहकारिता कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। जो कॉर्पोरेट शब्द है, ये कौन सी सूची का विषय है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सहकारिता राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का है? राज्य सूची का है। सहकारिता के मूल मंत्र की मैं बात कर लूं तो सहकारिता का मूल मंत्र होता है सब एक के लिए और एक सब के लिए। याद रखें, सहकारिता का मूल मंत्र है सब एक के लिए और एक सब के लिए। यही किसका मूल मंत्र है? सहकारिता का मूल मंत्र है। तो यहां पर तीसरी स्वतंत्रता की भी बात कर ली कि संघ व परिसंघ बनाने की अपने को क्या है? आजादी है। संघ व परिसंघ बनाने की आजादी में आपको सीधा सीधा याद रखना है कि अपने को सहकारी समिति स्थापित करने की स्वतंत्रता है। कौन सा संविधान संशोधन? 97वां संविधान संशोधन 2011 हमें यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 19 के तहत हम सहकारी समितियां स्थापित कर सकते हैं, और यह स्वतंत्रता अपने को मौलिक अधिकारों के तहत प्रदान की गई है। सहकारिता से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 9ख है। और सहकारिता कौन सी सूची का विषय है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, सहकारिता राज्य सूची का ही विषय है।
मूल मंत्र क्या है? सब एक के लिए और एक ही सबके लिए किसका मूल मंत्र है? सहकारिता का मूल मंत्र है। अब अपन बात करें चौथी स्वतंत्रता की, तो चौथी स्वतंत्रता कौन सी है दोस्तों? चौथी स्वतंत्रता है कि भारतीय क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। भारतीय क्षेत्र में आबाद का मतलब है बिना किसी बाधा के, आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। भारतीय क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19D में है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, भ्रमण की जो स्वतंत्रता है, ये भ्रमण की स्वतंत्रता अपने को पड़ोसी के घर पे नहीं है। कहीं मान लीजिएगा अभी आपका मन हो गया, देखिए पड़ोसी के घर में देखकर क्या आता हूं पड़ोसी क्या कर रहा है, रात को पड़ोसी सोया कि नहीं सोया, ये जानकारी लेने के लिए पड़ोसी के घर चले जाए और पड़ोसी पूछ ले कि भाई यहां क्यों आया है, तो उस समय उसे ना कहिएगा कि मैं यहां घूमने आया हूं, ठीक है, क्योंकि ये घूमने की स्वतंत्रता है, इसमें प्रोटोकॉल लागू है, एक नियमावली एक फॉलो करनी होगी आपको। अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर भी भ्रमण कर रहे हैं तो उस दौरान भी आपको एक निश्चित गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा आप टाइगर रिजर्व जो जोन है वहां पर घूमने के लिए गए और आप वहां पर प्रशासन जो भी उसके प्रबंधन में कर्मचारी लगे हुए हैं, उन सब कर्मचारियों को आप सीधा सीधा कहें कि हम तो जनाब यहां पर पैदल ही विचरण करेंगे, पैदल ही घूमेंगे इस जंगल में और रात के समय हम तो इस जंगल में ही सोएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको घूमने की स्वतंत्रता पर थोड़ा बहुत क्या लग जाएगा? अंकुश लग जाएगा, उस स्थान पर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन ये घूमने की आजादी भी आपको एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत ही प्राप्त होगी, इसलिए ध्यान रखें किसी के घर वगैरह पर आप घूमने जा रहे हैं तो वो पूरी तरह से गलत है, वो चाहे तब आपको रोक सकता है, ठीक है, तो जाएं तो भी अपना बचाव ये रखें कि वो आपको देख ना लें, ठीक है। इसके बाद एक आता है भारतीय क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता। एक आता है कि भारतीय क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता। पहले देखें, भारतीय क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता में जम्मू कश्मीर लागू नहीं हुआ करता। जम्मू कश्मीर में यह प्रावधान पूर्व में लागू नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल अपन यूं कह सकते हैं पूरे भारत में निवास की स्वतंत्रता है, ये पूरे भारत में निवास की स्वतंत्रता है, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग नियमावली बनी हुई है। जैसे मान लीजिएगा जम्मू कश्मीर में आप जाकर के वहां रहना चाहें रह सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप स्थायी रूप से निवास करने के लिए वहां संपत्ति खरीदना चाहें तो लगभग आपको 7 वर्षों का इंतजार वहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा जो निवास की स्वतंत्रता है, ये निवास की स्वतंत्रता में याद रखिएगा निवास की स्वतंत्रता उसी स्थान पर लागू है जिस स्थान पर या जिस संपत्ति पर कानूनी रूप से हमारा हक है, उसी स्थान पे लागू होगी जिस स्थान पे कानूनी रूप से हमारा क्या हो? हक हो। अगर किसी स्थान पर हमारा कानूनी रूप से हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी? निवास की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूर दराज कहीं महानगरों में बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं और वहां पर अभी मकान मालिक को कहें कि ये जनाब खड़े हो, आप बाहर निकलिएगा, मुझे निवास की स्वतंत्रता है, रहूंगा मैं, मुझे निकालने वाले आप कौन है? ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको निवास की स्वतंत्रता उसी स्थान पर प्राप्त होगी, उसी जगह प्राप्त होगी जिस जगह आपको कानूनी रूप से हक दिया गया है, या जो संपत्ति या जिस स्थान पे आप रह रहे हैं उस स्थान पर अगर कानूनी दायरे में आपका कब्जा है तो निश्चित रूप से आपको निवास की स्वतंत्रता मिल सकती है, लेकिन बाकी जगह नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे रहता है
चय को तो अपन लिखेंगे नहीं, क्योंकि चय को तो अपन ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और अंतिम जो स्वतंत्रता है वो यह है कि भारतीय क्षेत्र में अब व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता, किसकी, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता। लेकिन व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता में याद रखिएगा, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता में उसी व्यापार और कारोबार को मान्यता दी गई है जिसे समाज स्वीकार करता है और राष्ट्र द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जिस व्यापार और कारोबार को समाज स्वीकार करता है, राज्य मान्यता देता है, उसी व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता होगी। कहीं मान लीजिएगा व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता के चक्कर में आप सुबह उठते ही गांव में विभिन्न प्रकार के जो पशु व्यापारी आ रहे हैं, उन पशु व्यापारियों को बच्चों को बेचना शुरू कर दे। ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस प्रकार के व्यापार को समाज स्वीकार नहीं करता। जिस व्यापार या कारोबार को समाज स्वीकार नहीं करेगा, राज्य कभी भी उसे मान्यता नहीं देगा। राज्य उसी व्यापार और कारोबार को मान्यता देता है जिसे समाज स्वीकार करता है, और राज्य उसी को क्या करेगा, मान्यता देगा। अगर समाज ने स्वीकार नहीं किया है किसी व्यापार और कारोबार को, राज्य कभी भी उस व्यापार और कारोबार को अपनी मान्यता नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अपन बात करें तो इससे प्रश्न कैसा आएगा, उस प्रश्न पर लौट कर चले जाएं। प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं का संबंध किससे है। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं वर्णित की गई हैं, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं का संबंध किससे है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं का संबंध है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से नागरिकों से है। पहले तो कमेंट करके बताएं कि अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं आपको दी हुई हैं, उन स्वतंत्रताओं का संबंध भारतीय नागरिकों से है या फिर विदेशी नागरिकों से है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, उन सारी की सारी स्वतंत्रताओं का संबंध केवल और केवल भारतीय नागरिकों से है, विदेशी नागरिकों से नहीं है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, इन सब स्वतंत्रताओं का संबंध कौन से नागरिकों से है, भारतीय नागरिकों से है। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं का संबंध विदेशी नागरिकों से है, विदेशी नागरिकों से नहीं है। अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, उन सब का संबंध सिर्फ किससे है, भारतीय नागरिकों से है। विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 19 में मिलने वाली स्वतंत्रताएं नहीं दी जाएंगी, विदेशियों को। सिर्फ किसको दी जाएंगी, भारतीय नागरिकों को ही दी जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 6। उनका क्रम याद रखना है। 2 प्रश्न मैंने आपको इंपोर्टेंट बताए हैं। एक प्रश्न तो क्या बताया, एक प्रश्न तो यह बताया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मैंने आपको बता दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, संशोधित ध्वज संहिता शामिल है, सूचना का अधिकार किसमें शामिल है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। अब अपन बात करें अनुच्छेद 20 की। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है। हालांकि अनुच्छेद 20 थोड़ा सा कठिन है समझने के लिए, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 20 भी क्या स्वतंत्रताएं, क्या अधिकार हमें प्रदान करता है। मैंने 2 शब्द काम में लिए हैं कि अनुच्छेद 20 क्या स्वतंत्रताएं और क्या अधिकार हमें प्रदान करता है। तो गौर से पढ़िएगा अनुच्छेद 20 को। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध व दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। याद रखें,
ध्यान देने योग्य लाइन है कि अपराध व दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अपराध व दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अब यहां पर देखें, अपराध व दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण क्या है? अपराध व दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से क्या तात्पर्य है, पहले वो लाइन समझिएगा। यहां पर अपराधी जो है या कोई आपने अपराध किया है तो भी लास्ट में लाइन क्या लिखी हुई है? संरक्षण। अगर आपके खिलाफ कोई दोष सिद्ध होते हैं तो दोष सिद्ध होने के बाद भी क्या प्राप्त है? संरक्षण प्राप्त है। अब दोस्तों, इस संरक्षण के तहत हमें कौन कौन से फ्रीडम मिले हुए हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिले हुए हैं, उन पे हमें गौर करनी चाहिए। यहां पर हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 3 प्रकार की बातें कही गई हैं अनुच्छेद 20 में। 3 प्रकार की बातों में सबसे पहली जो यहां पर बात कही गई है, ये सबसे पहली बात क्या कही गई है? सबसे पहली बात तो यह है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा। याद रखें, एक अपराध के लिए क्या होगा? एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान होगा। एक अपराध के लिए क्या होगा? एक ही सजा का क्या है जी? प्रावधान है। मान लीजिएगा किसी ने कोई अपराध किया और उसे 5 साल की सजा होती है। 5 साल बाद जेल प्रशासन को यह महसूस हुआ कि अमुक व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सजा पाने की पूरी करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि इसके व्यवहार में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो भी उसकी सजा में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। दोस्तों याद रखिएगा, एक अपराध के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? एक ही सजा का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 20 हमें यह अधिकार देता है कि एक अपराध के लिए कितनी सजा होगी? एक ही सजा होगी। दूसरा, इसी अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? दूसरा, यहां इसी अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि आरोपी, ध्यान से सुने लाइन को, शब्द लिखा है मैंने, आरोपी अपने विरुद्ध गवाह या साक्ष्य देने हेतु, आरोपी अपने विरुद्ध गवाह या साक्ष्य देने हेतु, आरोपी अपने विरुद्ध गवाह या साक्ष्य देने हेतु क्या नहीं है? आरोपी अपने विरुद्ध गवाह या साक्ष्य देने हेतु बाध्य नहीं है। ठीक है, कोई भी आरोप मतलब व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है, अपराध करने के बाद वह सीधा सा सीधा चुप रहने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? भाई साहब, चुप रहने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 में ही आता है। ठीक है, और सीधा का सीधा आपको क्या करार दिया जाता है? चुप करार दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आजादी को कुछ समय के लिए एक प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो कौन से अनुच्छेद में आता है? वो अनुच्छेद 19 में ही आता है। ठीक है, MS मेहरा जी, वो उसी में आता है। आरोपी अपने विरुद्ध गवाह या साक्ष्य देने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। जैसे अभी कुछ देर पहले अपन ने कहा कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, मान लीजिएगा अपराध उसने किया, किसी की हत्या की है, तो हत्या का जो डेमो है, जो टाइटल है, वो दिखाने के लिए वो बाध्य नहीं है। दूसरा, साक्ष्य जुटाना प्रशासन का काम है, लोक पदाधिकारियों का ये कार्य है कि वह उचित साक्ष्य जुटाए और सक्षम न्यायाधीश के समक्ष उन साक्ष्यों को पेश करे। ठीक है, ये उस प्रशासन का कार्य है, लेकिन आरोपी अपने विरुद्ध गवाह या साक्ष्य देने हेतु बाध्य नहीं है। पुलिस द्वारा हमें विशेष प्रकार से जानकारी प्राप्त, हमारे से विशेष प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें टॉर्चर किया जाता है। 3rd डिग्री टॉर्चर जिसको कहते हैं,
वो भी अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है। तभी आप देखते हैं कि सक्षम लोक नियोजन में काम करने वाले लोक पदाधिकारी द्वारा सक्षम न्यायाधीश, जो भी न्यायाधीश हो, उस न्यायाधीश के समक्ष आरोपी का रिमांड मांगा जाता है। वो रिमांड इसलिए मांगा जाता है, उसमें भी एक प्रोटोकॉल तय होता है कि इस रिमांड के तहत टॉर्चर की श्रेणी क्या होगी, वो भी उसमें तय होता है पहले से। ठीक है, जितना जघन्य अपराध होगा उससे साक्ष्य जुटाने के लिए उतनी ही मतलब एक प्रकार से यूं कहीं मशक्कत करनी पड़ती है। अगर आरोपी ने सीधे सीधे आरोप कबूल कर लिया तो उससे और ज्यादा साक्ष्य जुटाए जाए, पूर्व की घटनाओं के संदर्भ में साक्ष्य जुटाए जाए, तो भी सक्षम न्यायालय से इस मामले में अनुमति मांगी जा सकती है, ताकि उसे थोड़ा बहुत टॉर्चर किया जा सके, थोड़ा बहुत उसे एक प्रकार से यूं कहें बेसिक सी बात है कि उसे प्रताड़ित करके साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर ऐसा देखें तो वो किसका उल्लंघन है? अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है। तीसरी बात इसमें क्या कही गई है? तीसरी बात इसमें कही गई है कि कानून को तोड़ने वाला, याद रखिएगा, कानून को तोड़ने वाला क्या होगा? कानून को तोड़ने वाला अपराधी होगा। कानून को तोड़ने वाला क्या होगा? अपराधी होगा, अन्यथा नहीं। कानून को तोड़ने वाला क्या होगा? अपराधी होगा, अन्यथा नहीं। अब यहां पर देखिएगा, सीधी सी लाइन है, कानून को तोड़ने वाला क्या होगा? अपराधी होगा, और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है अन्यथा नहीं। कई बार किसी अपराधी आरोपी को आपने देखा होगा विभिन्न मामलों में बरी होते हुए देखा है। विभिन्न मामलों में बरी होते हुए क्यों देखा है? उस समय न्यायालय शब्द काम में लेता है कि अमुक व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा बाइज्जत बरी किया गया, यानी उस लाइन का तात्पर्य है कि इसकी वैसी ही प्रतिष्ठा है, ये वैसा ही देश का प्रबुद्ध नागरिक है जैसा इस पर आरोप लगने से पहले था। ठीक है, अब यहां पर 3 शब्द होते हैं कानूनी शब्दावली में। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो देखें, शब्द होता है आरोपी। कौन सा होता है? आरोपी। एक शब्द होता है अभियुक्त, और एक कौन सा होता है? अपराधी। यहां पर इन तीनों शब्दों में अंतर देख लीजिएगा, आरोपी, अभियुक्ति और अपराधी, इन तीनों में अंतर देख लें। लेकिन यहां कहा क्या गया है कि कानून को तोड़ने वाला क्या होगा? कानून को तोड़ने वाला अपराधी होगा, अन्यथा नहीं होगा। याद रखें, कानून को तोड़ने वाला क्या होगा? अपराधी होगा, अन्यथा नहीं। तो फिर ये बाकी 2 कौन होंगे? बाकी 2 के संदर्भ में भी सुन लीजिएगा। आरोपी मतलब प्रथम दृष्टा जिस पर आरोप लगते हैं, पहली नजर में जिस पर कोई आरोप लगे हो वो क्या है? आरोप है। पुलिस आरोपों के आधार पर अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो सीधी सी बात है कि वह क्या बनता है? वह आरोपी बनता है। जब उसके खिलाफ मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है तो वो आरोपी से क्या बन जाता है? वो आरोपी से अभियुक्त बन जाता है। और पेपर में अपने को पढ़ने को मिलता है या विभिन्न समाचार पत्रों में अपने को पढ़ने को मिलता है कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। और न्यायालय में अगर किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं, ध्यान देने योग्य बात है कि न्यायालय में अगर किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या बनता है? ऐसी स्थिति में वह अपराधी बनता है। तो अनुच्छेद 20 में तीसरी बात क्या कही गई है कि कानून को तोड़ने वाला ही क्या होगा? अपराधी होगा, अन्यथा नहीं। तो अनुच्छेद 20 ये अधिकार देता है कि हम आरोप अपराधी हो या हमारे खिलाफ कोई दोष सिद्ध हो रहे हो तो भी हमें संरक्षण प्रदान है। और इसमें हमें 3 अलग अलग स्वतंत्रताएं दी गई है। पहली स्वतंत्रता है कानून को तोड़ने, पहली स्वतंत्रता है कि एक अपराध के लिए
एक ही सजा का प्रावधान होगा। दूसरा यहां पर क्या है कि आरोपी अपने विरुद्ध गवाह या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है। और तीसरा यहां पर क्या है कि कानून को तोड़ने वाला अपराधी होगा, अन्यथा नहीं होगा। कानून को तोड़ने वाला ही क्या होगा, अपराधी होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर देखें, एक आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 से पहले अपन बात करें तो आपने देखा है नार्को टेस्ट होता है, पॉलीग्राफी होता है या ब्रेन प्रिंटिंग भी होता है विभिन्न अपराधियों की। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं, समय 2010 का था। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग जो है इनको अवैध करार दिया है कि आप किसी भी अपराधी का नार्को टेस्ट नहीं करेंगे। न्यायालय के आज्ञा के तहत आप विशेष स्थिति में करते हैं, बात अलग है, ठीक है। नार्कोटिक्स नहीं करेंगे, पॉलीग्राफी नहीं करेंगे, ब्रेन प्रिंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उस नागरिक ने अपराध किया वो तो बात अलग है, आप साक्ष्य जुटा लेंगे बात अलग है, लेकिन उसकी सीधा जो प्राइवेसी है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उस प्राइवेसी को लेकर के उसका भी उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए जो टेस्ट है, इस डीएनए टेस्ट को सही माना है। डीएनए टेस्ट को तो क्या माना है, सही माना है, लेकिन नार्कोटिक्स, पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग जैसे जो मामले हैं इन्हें पूरी तरह से है ये क्या किया गया है, रोका गया है। ये क्या होते हैं, मतलब इनमें आप ऐसे साधारण सी भाषा में सुन लीजिएगा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने आज तक क्या क्या किया है, ठीक है, जिसमें मतलब मेरी निजता भी शामिल है, मेरे व्यवसाय भी शामिल है हो सकता है, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी शामिल हो सकती है, मेरा जीवन भी शामिल हो सकता है, ठीक है, ये सारी बातें शामिल हैं। और मुझे एकदम मतलब उस स्थिति में पहुंचा दिया जाए कि मैं उसमें मेरे जीवन में जो भी घटनाक्रम हुआ सारा मैं धीरे धीरे बताने का प्रयास करूंगा। तो हो सकता है कि 2-4 बातें मैंने किसी से छुपा रखी हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मेरी जीवन से जुड़ी हुई है, व्यक्तिगत मान लीजिएगा व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हो और नार्को टेस्ट के दौरान वो सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं निजता का उल्लंघन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें अनुच्छेद 21 की। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो अपने को व्यवहारिकता सिखाता है, अपने दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। इसे समझें, अनुच्छेद 19 की भाषा क्या है। अनुच्छेद 19 की भाषा है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या लिखा हुआ है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। यहां 2 शब्द हैं, एक शब्द में कहा गया है प्राण और दूसरे शब्द में क्या कहा गया है, दैहिक। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में है। यहां पर सबसे पहले अपन बात करें प्राण की, तो प्राण का मतलब तो यह है कि अपने को जिंदा रहने का क्या है, अधिकार है। जिंदा रहने का क्या है, अधिकार है। एक खुले वातावरण में श्वास लेने का अधिकार है। अगर अपन चाहते हुए भी जीवन लीला समाप्त करना चाहे, यानी इच्छा मृत्यु की बात अगर करना चाहे, तो इच्छा मृत्यु पर भी एक प्रकार से अपने को क्या प्राप्त है, अनुमति प्राप्त नहीं थी। लेकिन 2011 में अरुणा शानबाग मामले में, अरुणा शानबाग एक मामले मतलब संस्था थी, अरुणा शानबाग 2011 का समय था और उस संस्था का नाम क्या था, अरुणा सागबान। अरुणा सागबान नामक संस्थान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इच्छा मृत्यु को कुछ मामलों में क्या बताया था, वैध बताया था, सही बताया था। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं या यूं कहें कि 95%
अस्वस्थ है, 5% ही स्वस्थ है, तो भी आपको इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, 2018 की बात करें तो 2018 में एक नाम आता है कॉमन काज नामक संस्था। इस कॉमन काज नामक संस्था का मामला भी किससे जुड़ा हुआ है? इच्छा मृत्यु के मामले से जुड़ा हुआ है। कौन सी संस्था? कॉमन काज नामक एक संस्था है। इस कॉमन काज नामक संस्था ने भी इच्छा मृत्यु की बात कही थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना था? सही माना था। ठीक है, इस दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के अधिकार के संदर्भ में कहा था कि कुछ मामलों में इच्छा मृत्यु होनी भी चाहिए, लेकिन ये जीवन मिला है, इसमें इच्छा मृत्यु जैसे शब्दों का आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जीवन मिला है, इसमें बड़ी से बड़ी चुनौतियों को अपन सामना करेंगे। लेकिन आज खास बात बताऊं, आज खास बात ये रही, दिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सुबह ही अपने यहां जाने माने गुरुजी ने अपनी कल की क्लास के संदर्भ में कॉपीराइट पेस्ट किया यूट्यूब को। अरे महानुभावों, जिस आदमी को बड़ी बड़ी चुनौतियां आई और उनसे वो नहीं घबराया, आपके एक छोटे से कॉपीराइट के मैसेज से क्या वो हिल जाएगा? क्योंकि उसने स्वयं के इरादे बनाए हैं, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं। स्वयं की मंजिल निर्धारित की है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं की है। आपके छोटे से चुनौती से मैं डगमगाने वाला नहीं हूं। 2 घंटे लगे, लेकिन अपने गोविंद जी जो तकनीकी ज्ञान रखते हैं, उन्होंने बेहद आसानी से 2 घंटे में उस समस्या से निजात पा लिया है। बड़े शर्म की बात है कि जहां पर बिना किसी कंटेंट कॉपी किए हुए एक सरल सी भाषा में नागरिक हित में, या यूं कहें कि मैं मेरी स्वयं की इच्छा के अनुरूप शैली का प्रदर्शन कर रहा हूं और फिर भी आपको जलन होती है, बड़ी विडंबना है। मैं आप तो देखिएगा कितनी ही बड़ी संस्था, आप कितने ही बड़े मतलब यूट्यूबर होंगे, आप कितने ही अच्छा अध्यापक होंगे, मैं आपका सम्मान करता हूं एक अध्यापक होने के नाते तो, लेकिन आप एक जरा सी बात भूल गए कि जनाब जिस आदमी के डेट, आज लिस्ट देखी हमने, पूरे जितनी आज तक की अपनी जो क्लासें थी उनमें 150 चैनल ऐसे लगभग हैं जिन पर हम चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा कार्य, क्योंकि छात्र हित में ही तो वो वीडियो काम में लिया जा रहा है यार। उससे वो ऐसा तो नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा देगा। मैंने तो कोई कॉपी पेस्ट का मामला ही नहीं किया, क्योंकि मैं तो स्वयं एक ही कॉपी था, दूसरा नहीं था। मेरी कॉपी तो मैं ही था, मेरी कॉपी नहीं की जा सकती, मेरी शैली की कॉपी नहीं की जा सकती। किस चीज के कंटेंट आपने कॉपीराइट किया है? और उसमें कल वाली क्लास में देखना 17 मिनट 16 सेकंड से लेकर 18 मिनट 53 सेकंड तक का जो क्लास थी, उस क्लास के शब्दों को लेकर उन्होंने मानवों ने कॉपीराइट की। बड़ी विडंबना भी आती है, सुबह से हंसी भी आ रही है कि देखिएगा आप कितनी ही बड़ी बुलंदियों पे पहुंच गए, लेकिन आपकी छोटी इतनी सोच है, ये इतनी छोटी हो सकती है, ये तो मैं कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सच कहा है किसी ने कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगलना चाहती है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये छोटी मछली उतनी ही कठिन बनी हुई है जितनी कठिन आपने मंजिल प्राप्त कर रखी है। ये छोटी मछली आपकी इन छोटी छोटी चुनौतियों से हारने वाली नहीं है। मत दिखाओ दिल के जख्म, दुनिया हर मोड़ पे नमक लेके खड़ी है, लेकिन हमारे जख्म में इतने कमजोर भी नहीं है, आपके दिए हुए जख्म में, उनके दिए हुए जख्म में इतने भी नहीं है कि वो हमें विचलित कर सके, क्योंकि हम तो अर्जुन के तीर से हैं। अर्जुन के तीर से सदे मरुस्थल में भी जल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। एक दिन आएगा, जरूर समय उनको जवाब देगा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि जरूर देगा। ठीक है, छोड़िएगा बात को, मूल बिंदु की बात करता हूं। यहां थोड़ा सा मतलब आ गया, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया, बाकी ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक अध्यापक होने के नाते मेरे लिए सम्मानीय थे, लेकिन आज आपके छोटे से यूं कहें बिना किसी कारण के, कारण होता तो मैं मान लेता, लेकिन बिना किसी कारण के लाइव क्लास जो चली थी उसके संदर्भ में आपने ऐसा मतलब हरकत की है, तो कहीं ना कहीं
मैं मानता हूं कि मेरी जो रास्ता मैंने चुना है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। जब मेरे से इतने बड़े लोग मतलब जलन रखते हैं तो निश्चित रूप से मैं एक सही दिशा में बढ़ रहा हूं। ये तो कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात हो सकती है। ठीक है, मुझे तो पता आज ही चला है, लेकिन यह भी याद रखिएगा वो लोग कहीं ना कहीं जानते भी थे कि यार ये आदमी कॉपी तो नहीं करेगा, जिस आदमी के खिलाफ हम ये करने जा रहे हैं वो अपना ही जानकार होगा। जानते हुए भी आपने ऐसा किया, बड़ा अजीब सा महसूस हुआ हमें, लेकिन खैर कोई बात नहीं। एक अध्यापक होने के नाते फिर कह रहे हैं आपको हम सलाम करते हैं, आपका आदर करते हैं। मांझी तेरे नाव की खरीदार बहुत हैं, दरिया के इस पार कुछ और है तो दरिया के कुछ उस पार कुछ और है। वेरी गुड, लेकिन कोई बात नहीं, हम इन छोटी सी चुनौतियों से हारने वाले नहीं हैं। मूल बिंदु की बात करिएगा, एक प्राण की स्वतंत्रता और एक कौन सी है, दैहिक स्वतंत्रता। यहां पर देखें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। प्राण का मतलब मैंने अभी कहा जिंदा रहने का अपने को अधिकार है, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉमन काज नामक जो संस्था थी या जो भी इसके नाम से याचिका लगी, इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि जनाब इच्छा मृत्यु कुछ मामलों में दी भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है रे? दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि अपने से जुड़ी हुई बातों पर अपना ही अधिकार होगा, अपने से जुड़े हुए पहलुओं पर अपना ही अधिकार होगा, अपने शरीर पर अपना ही अधिकार होगा। कोई आदमी जबरदस्ती आपके शरीर के अंग को निकाल ले, ये संभव नहीं है। मरने के बाद भी ये दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है कि परिजनों की सहमति के बगैर एक प्रकार से अपने शरीर से अंग नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि अपने को कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है, दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अब इसी में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या बातें शामिल हैं, पहले उन बातों पे गौर कर लीजिएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में अपन बात करें तो देखें 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू ए प्रिवेसी इन ए फंडामेंटल राइट, यानी निजता का अधिकार है, ये निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। विदेश यात्रा मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा विदेश यात्रा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। कर्मचारी जो हैं, इन कर्मचारियों को संरक्षण, याद रखें जो कर्मचारी हैं इन कर्मचारियों को संरक्षण, कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करना, कोई सा शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कर दें जब तक मैं लिख रहा हूं। प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करना, प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करना। इसके अलावा उच्च श्रेणी की आपको चिकित्सा सुविधा मिले या चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना किसमें आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आता है। चिकित्सा सुविधा के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण में जीना, किसमें, स्वच्छ पर्यावरण में जीना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। यहां स्वच्छ पर्यावरण में जीने का मतलब यह है कि आपके घर के बाहर अगर कोई मृत पशु लाकर के पटक रहा है, या फिर यूं कहें कि एक प्रकार से घर के बाहर कोई संस्था जो नगर पालिका, नगर परिषद हो या ग्राम पंचायत हो या कोई अन्य संस्था हो, अगर घर के बाहर बाजार से इकट्ठा करके कचरा लाके डाला जा रहा है जिससे आपका वहां का जो वातावरण है ये दूषित हो रहा है, वहां कोई फैक्ट्री लगाई जाए और उससे वहां का वातावरण दूषित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है। याद रखिएगा जो आश्रम चलाते हैं इन आश्रम का अधिकार भी किसमें आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आता है। साथ में सबसे बड़ी बात है जो कि आप सोचते हैं कि जीवन साथी चुनने का अधिकार, कौन सा, जो जीवन साथी है ये जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है ये जीवन साथी चुनने का अधिकार किस में आता है,
अनुच्छेद 21 में आता है। अगर आप जीवन साथी चुन रहे हैं तो जीवन साथी चुनना अनुच्छेद 31 में आता है। अब यहां पर देखिएगा, जीवन साथी चुनना तो अनुच्छेद 21 में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है भाई साहब, वादू का मैप पे कुछ समझ नहीं आया। राज चौधरी आप क्या कह रहे हैं? अब देखें, जीवन साथी चुनने के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है भाई साहब, और वो कहा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप समलैंगिक विवाह भी कर सकते हैं, आदमी आदमी के साथ और महिला महिला के साथ विवाह कर सकती है। भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है। अगर आपने जचा रखी है, मन में ऐसी बात सोच रखी है, तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, समलैंगिक विवाह को मान्यता है। ठीक है, आगे अपन अनुच्छेद 21 में ही बात करें तो देखिएगा, अनुच्छेद 21 में एक संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, शिक्षा का संविधान संशोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा का जो संविधान संशोधन है, ये शिक्षा का संविधान संशोधन कहा जाता है किसको? अनुच्छेद बात करना, 86वें संविधान संशोधन 2002 को क्या कहा जाता है? शिक्षा का संविधान संशोधन कहा जाता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा एक नया प्रावधान जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 कै। और अनुच्छेद 21 कै में सीधा सीधा क्या लिखा गया? अनुच्छेद 21 कै में लिखा कि 6 से 14 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को, 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21 कह देता है कि संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। और दूसरी बात याद रखिएगा, मनमोहन सिंह सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया। मनमोहन सिंह सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये 2009 में बनाया था। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना करके इसे कब से लागू किया गया? तो याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। कब से? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। कौन सा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और इसी स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, किसके? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। और यहां पर भी 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई हैं। गिरफ्तारी के विरुद्ध जो संरक्षण प्रदान किया गया है, ये गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण क्या है? सर 5 को शेयर किया, शुक्रिया आपका। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में जो 3 बातें कही गई हैं, ये 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली तो है कि गिरफ्तारी का कारण आपको बताया जाएगा, गिरफ्तारी का कारण बताना। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना। 24 घंटे के भीतर जो निकटतम न्यायाधीश है, इस निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना। और तीसरा इसमें है कि आरोपी अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श ले सकता है, लेकिन 24 घंटे वाली लाइन में याद रखें, इसमें आने जाने के समय की छूट होगी। ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा
एक विवाद भी मैं आपको यहां पर बता दूं, विवाद है मुरली बनाम भारत संघ मामला 2005 का है। मुरली बनाम भारत संघ मामला 2005 का है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 2005 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना पूरी तरह से गलत होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप शेयर करना ना भूलिएगा, फिर बाकी तो मैं अकेला ही कबड्डी खेल जाऊंगा। आप शेयर करने में कोई कमी ना छोड़ें, बाकी आपको कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।